दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा पे आप सबका स्वागत है। हम घटना चक्र इतिहास देख रहे थे, इसमें पाषाण काल। आज पाषाण काल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे? तो ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, किसके अनुसार? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। कब शुरुआत की? 1863 ईस्वी में। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद ये सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो विभाजन किसने किया था? ऑप्शन हमारा है थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका उत्तर होगा थॉमसन ने। आइए व्याख्या देखते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया। इनका पूरा नाम क्या था? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। कब किए थे? 1818 और 1820 के आसपास। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, लास्ट है डी मध्य पाषाण काल में। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर। बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा, राजस्थान, यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पशुपालन का प्रारंभ कब से होता है? मध्य पाषाण काल से। और इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, और बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो अभी हमने देखा है, इसका उत्तर हो जाएगा आदमगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो उत्तर हो जाएगा इसका महदहा से और सराय नाहर राय से। आइए व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। तो किसमें बटा था ये? झील क्षेत्र में, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं।
तो इसमें महदाह जो है, इसको ध्यान रखिए कहाँ पे है, प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है सराय नाहरराय से, महदाह से, लिखैया से, चौपानी मांडो से। तो अभी हम उपरोक्त प्रश्न में हमने व्याख्या देखा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सराय नाहरराय से और महदाह से। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन हमारा क्या है, सराय नाहरराय, दमदमा से, महदाह से अथवा लंगनाथ से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दमदमा से। व्याख्या देखते हैं, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय, महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। कितने ज्ञात हुए हैं? 41 मानव समाधान। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है, मतलब 5 में जोड़े मिले हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल। एक समाधान ऐसा है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हुए हैं, शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हुए हैं। तो कहाँ से मिले हुए हैं? दमदमा से। और अभी आपने पढ़ा कि दमदमा कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में। व्याख्या देखते हैं, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य कृषि कर्म से कब परिचित हुआ? तो नवपाषाण काल में परिचित हुआ। आगे देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, अगला प्रश्न है। ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नल्लामाला पहाड़ियों से अथवा नर्मदा घाटी से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी। तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। व्याख्या देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरुण सोनकिया द्वारा। कब किया गया था? 5 दिसंबर 1982 में। और हथनौरा कहाँ पे है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के पास में। आगे देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हमारा है गंगा नदी घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा घाटी। अभी हम इससे पहले प्रश्न में व्याख्या देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? ऑप्शन हमारा है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज मानव द्वारा क्या था? जौ। आइए व्याख्या देखते हैं, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपयोग किया गया। कितने खाद्यान्नों का? 8। कौन कौन से थे? जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, तो ये 8 खाद्यान्न कौन कौन से हैं? जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं
ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। तो सर्वप्रथम कहाँ पे? भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया में। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी अभी हमने देखा है, ऑप्शन इसके क्या है पहले देख लेते हैं। कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकोवा से। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? लहुरा देव से। इसकी व्याख्या देखते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला स्थल मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कब मिले हैं? 7000 ईसा पूर्व से। जबकि लहुरा देव से कब मिले हैं? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में। आगे देखते हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा। यह है कहाँ पे? इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के न होने की स्थिति में उत्तर पूर्व की भांति क्या हो जाएगा? कोल्डी हवा। ठीक, आइए देखते हैं अब आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लहुरा देव नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या है? मुंडीगाग, मेहरगढ़, दम्बसादत, बालाकोट, आमरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मेहरगढ़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मेहरगढ़। आगे देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये देखिए फिर से रिपीट हुआ, मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन हमारा क्या है? औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? आइए देखते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो कहाँ से मिले हैं हमें? बागोर से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो हमें क्या देखना है कि चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक अथवा कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। तो पहला है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं।
यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अब हमें सही विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1, 3 और 4। आहार सभ्यता के बारे में कौन से कथन सही हो जाएंगे? आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उभेरी गई हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। व्याख्या देखते हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है, पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वाकंकड़, एच.डी. सांकलिया, मार्टिमर व्हीलर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया। नौदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया जी ने किया था। व्याख्या देखते हैं। नौदा टोली जो मध्य प्रदेश में स्थित है का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन हमारा है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो अभी अभी हमने देखा ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका उत्खनन कौन करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। व्याख्या देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। तो जो बृहद पाषाण है उसके अनेक नाम हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा है बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित कहाँ पे? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम।
तो इसका उत्तर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन, इसको ध्यान रखिएगा, हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। कितनी शरण स्थली मिली हैं? 700, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। 700 शरण स्थलियों की पहचान की गई, जिसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। किसके चित्र पाए गए हैं? हाथी, सांभर, हिरन, कुछ अन्य के। प्रश्न 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, इसके बाद बाघ, अमरावती। तो अभी अभी हमने देखा, क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अभी भी हमने पढ़ा इसका कि भीमबेटका कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भीमबेटका का कितना रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? माधव स्वरूप वत्स, एस.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकंकर, बी.एन. मिश्रा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीमबेटका गुफा को सबसे पहले किसने देखा? वी.एस. वाकंकर ने। व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में, कब? वर्ष 1957 में वी.एस. वाकंकर ने की। ठीक है, तो भीमबेटका की खोज वी.एस. वाकंकर ने 1957 में की। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। देखिए, यूनेस्को ने भी भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर एस.डी. सॉरी ऑप्शन पढ़ने लगे। ठीक, भीमबेटका को किसने खोजा? तो अभी अभी हमने देखा कौन हो जाएगा? डॉक्टर श्याम सुंदर। भीमबेटका को किसने खोजा? तो देखिए इसमें डॉक्टर विष्णु वाकणकर आ गया है। तो ठीक है, तो वी.एस. वाकणकर हो जाएगा। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण था। ठीक, तो OCP गैरिक मृदभांड, इसका नामकरण क्या था? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर में। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। गंगा यमुना दोआब की संस्कृत परंपरा संभवतः उस संस्कृत के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृत कहा गया। वी.वी. लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। तो गैरिक मृदभांड हस्तिनापुर में सबसे पहले कौन प्राप्त किया था? वी.वी. लाल, और वही इसका नामकरण भी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गाँव। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थल हैं? नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गाँव आदि पुरा स्थलों से घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ से
यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो अभी हमने देखा बुर्ज होम से। गर्त आवाज़ के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? फिर वही प्रश्न आ गया, उत्तर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम हमें मिलान करना है। क्या है, कौन कौन से सुमेलित हैं? बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतु, टेराकोटा कला, गणेश्वर, ताम्र कलाकृति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। ठीक है, तो बुर्ज होम ये मिल नहीं रहा है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी चंद्रकेतुगढ़ ये मिला है, टेराकोटा कला, गणेश्वर ये ताम्र कलाकृतियाँ। तो 2 और 3 सुमेलित हैं, एक गलत है। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की। ठीक है, तो बुर्ज होम की खोज कौन कौन किया था? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने। इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। चंद्रकेतुगढ़ ये भी पुरा स्थल है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रमुख ऐतिहासिक पुरा स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, विद्याधरी नदी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल, विद्याधरी नदी, क्या मिला है यहाँ से? टेराकोटा कला, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। गणेश्वर कहाँ पे है? राजस्थान में, और ये क्या है? एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ठीक है, तो गणेश्वर की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्रपाषाण। ठीक है, देखिए क्या मिला है गणेश्वर से? दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? लिखैया से। व्याख्या देखते हैं, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लिखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले 17, ठीक है, जे.एन. पांडे के अनुसार, और जॉन लुकास के अनुसार 27। ठीक है, अगला प्रश्न कथन और कारण है। तो कथन क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। ठीक है, क्या है कथन? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। और कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जी आर शर्मा ने सराय नाहरराय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका है? संस्कृत विभाग का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।
अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 इनकी डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु का है ये, को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों 42 प्रश्न ही हैं, ख़त्म, प्रश्न ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। तो आप सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।